हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और आप सभी हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के इस सबसे भरोसेमंद हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल देव एजुकेयर, जहां पास बच्चों आप लोगों को मिलते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं के अकाउंट, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज की ढेर सारी कलेक्शंस, जिससे आपको क्या होती हैं भैया, आपकी किसी भी परीक्षा में सफल होने में 100% मददगार साबित होंगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज के हमारे इस सेशन के माध्यम से हम लोग आए हैं और अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन करने वाले हैं, आंकड़ों का संकलन पढ़ने वाले हैं। आंकड़ों का संकलन, जी हाँ, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन के माध्यम से ही क्या कर लिया था कि भैया हमने किया था अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के भैया जो भी चीजें होती हैं, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की जो भी भूमिकाएं होती हैं उसके बारे में अध्ययन करा था। और इस सेशन के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे कि आखिर जो भी यहां पास बोला गया कि आंकड़ों का संकलन किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन करेंगे, जो भी आंकड़े होंगे आपके पास। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने सांख्यिकी में क्या किया था, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की जो भी भूमिकाएं थी उसमें एक वचन के रूप में जब हमने अध्ययन किया था, तो उसमें देखा था बच्चों कि हमने कौन कौन सी चीजों का अध्ययन किया था। आप लोगों से भी अपेक्षा की जाती है कि आप लोग भी एक बार बता दो। हमने सबसे शुरू में अध्ययन किया था कि एक वचन के रूप में यदि देखें तो आंकड़ों का संकलन हमको करना होता है। क्या करना होता है? आंकड़ों का संकलन करना होता है, मतलब आंकड़ों को हमको एकत्रित करने होते हैं बच्चों। ठीक है, दूसरे नंबर पर यदि हम जाते हैं तो हमको क्या करना होता था कि आंकड़ों का बेटा क्या करना होता था, व्यवस्थीकरण करना होता था। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि आपके पिताजी बाजार से क्या लाए थे, सब्जी लाए थे। ठीक है, और उसका क्या किए थे, व्यवस्थीकरण किए थे। नेक्स्ट में हमको करना क्या था कि हमको उन आंकड़ों का बेटा प्रस्तुतिकरण करना था। किसके माध्यम से? डायग्राम के माध्यम से। और किसके माध्यम से? तो ग्राफ के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, तालिकाओं के माध्यम से बच्चों। ठीक है, और साथ ही साथ हमको करना था कि भैया आपके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों का विश्लेषण करना था। क्या करना था बच्चों? विश्लेषण करना था। किसका? आंकड़ों का। ठीक है, और साथ ही साथ लास्ट में हमको करना था कि आखिर जो भी आंकड़े हमारे पास उपस्थित हैं उसका कुछ निष्कर्ष भी निकलता है, तो उनका क्या करना था बच्चों, हमको उन आंकड़ों का निष्कर्ष भी निकालना था। और उसी में से लिया गया ये अध्याय है कि आपको क्या करने हैं, आंकड़ों का संकलन अध्ययन करने हैं। और इसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि आंकड़ों को संकलित कैसे किया जाता है, आखिर आंकड़े क्या है, आपको पता चलने वाला है इस सेशन के माध्यम से और इस अध्याय के माध्यम से बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के इस सेशन में चलिए कोई भी देरी किए बगैर चलते हैं और आज के इस सेशन को करते हैं शुरुआत। सबसे पहली चीज, आखिर आंकड़े क्या होते हैं उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग ऑफलाइन वाले बच्चों से निवेदन कि आखिर आंकड़े क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे अपने शब्दों में। बेटा आंकड़े क्या होते हैं, जिसे को हम समंक भी कहते हैं बच्चों। घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपके बुक में हो सकता है कि उसके बारे में समंक लिखा हो कि समंक क्या होते हैं। ठीक है, और यहां पास मैंने लिखा है आंकड़े। आंकड़े और समंक एक ही है, दोनों का तात्पर्य एक ही है। आंकड़े बोलो या समंक बोलो, क्लियर है? ओके, तो आंकड़े क्या होते हैं बेटा फटाफट से। अच्छा, इधर देख करके बताने हैं? हाँ, इधर पढ़ लेंगे फिर बता देंगे, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अपने शब्दों में बताइए क्या होगा, आंकड़े किसको कहेंगे। पिछले सेशन में मैंने बताया था बेटा आप लोगों को, है ना? अभी और बताया था, ये बात तो सही है कि अभी और बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को। ठीक है, खाना खा के नहीं आए इसलिए भूल जाते हो, नो प्रॉब्लम, हम बता देते हैं क्या होते हैं। जिन भी समस्याओं का आप लोग क्या करते हो बेटा, संख्यात्मक रूप में अध्ययन करते हो। ठीक है, जिन भी समस्याओं का आप क्या करते हो, संख्यात्मक रूप में अध्ययन करते हो, उन्हीं समंकों को हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं बेटा। उन्हीं समस्याओं को हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। जैसे कि यहाँ पास लिखा है ना, आंकड़े ऐसे संख्यात्मक तथ्य हैं। मतलब क्या है, आंकड़े जो हैं ऐसे संख्यात्मक तथ्य हैं जो क्या करते हैं, सूचनाएं प्रदान करके समस्याओं को समझने व निष्कर्ष पर पहुंचने में हमको क्या करता है बच्चों, मदद करता है। जैसे कि हमने क्या किया था आपके कक्षा 11वीं में बेटा, आपके कौन से कक्षा में, कक्षा 11वीं में टेस्ट हुआ था 10 बच्चों का,
है ना 25 नंबर के, उसमें क्या हुआ था, हमने क्या किए थे, उन 10 बच्चों के आंकड़े हमको चाहिए थे नंबर्स के। अब उन नंबर को हमने क्या किया था बेटा, इकट्ठे किए हुए थे। क्या किए थे, इकट्ठे किए हुए थे। क्यों इकट्ठे किए हुए थे, क्योंकि हमको इस निष्कर्ष पर पहुंचना था कि भैया हमारी जो क्लास में टेस्ट हुई है उसमें हमारी पोजीशन कौन सी है, हमको ये जानना था। यही हुआ था, है ना, इसीलिए हमने क्या किया था, डेटा का कलेक्शन किया था। ठीक है, तो यहाँ पास यही बताया गया है कि जो भी आपके समस्या है उनको संख्यात्मक रूप में आप समस्याओं का हल करते हो, निवारण करते हो, तो वही आपकी क्या कहलाती हैं, आंकड़े कहलाती हैं, सांख्यिकी कहलाती है। क्लियर है इतना बेटा। और जानते हैं कि आंकड़ों के कुछ उदाहरण निम्न हैं। आपके लिए कुछ उदाहरण भी पेश किया गया है कि आखिर आंकड़ों को आपको किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। जैसे कि बोला गया बच्चों कि भारत में कार्यशील आयु वर्ग के 20% लोग बेरोजगार हैं। कितने प्रतिशत, 20%। अब यहाँ पास ध्यान देने योग्य बात यह है बेटा कि मैंने बोला भारत में कार्यशील आयु वर्ग, कार्यशील का मतलब क्या होता है, कार्य करने वाला। यहाँ पास आप बोल रहे हो कार्य करने वाला, मतलब कार्यशील आयु, जो कार्य करने के योग्य हैं, ठीक है, जिनकी उम्र हो चुकी है कार्य करने की, उनमें भारत में बेरोजगारी दर कितने परसेंट है, 20%। मतलब भारत में अगर 100% लोग हैं, उसमें से जो कार्य करने के इच्छुक हैं या कार्य करने के योग्य हैं, उनमें से 20% लोग ऐसे हैं बच्चों जो क्या हैं, बेरोजगार हैं। क्लियर है। उसके ठीक विपरीत क्या हुआ कि हमने जब क्या किया बेटा, यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इनसे हमने जब तुलना की तो हमें पता चला कि भैया यहां तो केवल और केवल 2% लोग ही बेरोजगार हैं। मतलब हमारे भारत में जहां बेटा कार्यशील लोगों में या कार्यशील आयु वर्ग के लोगों में 20% बेरोजगारी दर है, तो ठीक उसके विपरीत क्या हुआ कि यूएसए में 2% लोग ही क्या हैं, बेरोजगार हैं बच्चों। ठीक है, तो ये किस रूप में है, संख्या के रूप में। हमने क्या किया, तुलनात्मक अध्ययन किया। ठीक है, कि 20% भारत में जो बेरोजगारी दर है वो है, और 2% कहाँ है, अमेरिका में। क्लियर है इतना। नेक्स्ट और बोला गया कि संसार की कुल पशु जनसंख्या या पशु संख्या का 50% भारत में पाया जाता है। मतलब बच्चों ये है कि यदि आप देखें कि संसार में कितने पशु हैं, तो उनमें क्या है कि भारत में सबसे अधिक जो है पशुओं की संख्या है। मतलब 50% तो है भारत में ही पाए जाते हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, वो उसका 50% भाग जो है भारत में ही है। क्लियर है। अब जैसे कि मान के चलिए 100 पशु हैं दुनिया में, तो 50 जो पशु हैं वो हमारे इंडिया में है। क्लियर है बेटा। ओके, अब यहाँ पास आ जाते हैं आंकड़ों के प्रकार या आंकड़े के प्रकार, जिसी को आपके बुक में लिखा गया है समंकों के प्रकार। यही लिखा है। ओके, आ जाते हैं आंकड़ों के प्रकार। तो मैं बता दूं बेटा, आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताइए, 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, अब ये प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों को बताने से पहले बेटा मैं आप लोगों को 3 चीजों के बारे में बताता हूँ, 3 लोगों के बारे में बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। ठीक है, कौन कौन से वो लोग हैं। तो एक तो होता है अनुसंधानकर्ता। अब ये अनुसंधानकर्ता कौन है, पता है क्या आप लोगों को, पता है क्या किसी को अनुसंधानकर्ता कौन है। उसमें मत देखो, उधर नहीं लिखा है, ठीक है उधर नहीं लिखा है बेटा कि अनुसंधानकर्ता कौन है। मैं ये चीजें आप लोगों को बता रहा हूं बस, ठीक है, कि आखिर अनुसंधानकर्ता कौन है। तो अनुसंधानकर्ता कौन है आपके अकॉर्डिंग, आप लोग बता दो, फिर मैं बताता हूं, मेरे को तो बताना ही है ना। प्रथम में जो कार्य करता है वो कैसा कार्य करता है बच्चों, नहीं उसको नहीं, जैसे पद होता है ना, हाँ, जैसे पुलिस का पद होता है उसमें सबसे बड़ा भी होता है। अच्छा, प्रमुख अधिकारी को बोल रहे हो आप, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े को समझने से पूर्व मैं आप लोगों को 3 चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे कि मैंने बोला, तो उसमें क्या है, अनुसंधान करता बेटा। प्रथम जो अनुसंधान करता है बच्चों,
तो अनुसंधानकर्ता का तात्पर्य ये है कि जो भी व्यक्ति जिन समस्याओं को सांख्यिकी रूप में क्या करना चाहता है, हल करना चाहता है, उसका निवारण करना चाहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुसंधानकर्ता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके गांव में भी बेटा जनगणना होती है। क्या होती है? जनगणना होती है। तो जनगणना करने के लिए कुछ लोग आते हैं। जनगणना करने के लिए कौन आते हैं? कुछ लोग आते हैं। तो वो लोग क्या कहलाएंगे? अनुसंधानकर्ता कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, आपके पास प्रत्यक्ष रूप से जाते हैं और प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होकर के आपसे क्या करते हैं, जाति जनगणना करते हैं या जनसंख्या जनगणना कर लेते हैं। आपसे क्या करते हैं? आपसे कुछ आंकड़े पूछताछ करते हैं, जिससे उनको उनके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो भी आंकड़े चाहिए वो उनको प्राप्त हो जाते हैं। यही होता है। तो अनुसंधानकर्ता कौन है? जो व्यक्ति क्या करता है, आंकड़े इकट्ठे करता है। जो व्यक्ति क्या करता है, आंकड़े एकत्रित करता है, डेटा का कलेक्शन करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुसंधानकर्ता कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, दूसरा एक व्यक्ति है कौन? गणक। दूसरा व्यक्ति कौन है? गणक। अब जैसे कि आप लोगों के पास क्या था कि लोग आते थे जनगणना के लिए, है ना? तो ऐसा है बेटा कि जनगणना के लिए जो लोग आते थे ना, अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पूरे गांव का जो जनगणना है आप अकेले कर पाओगे क्या? आप अकेले नहीं कर पाओगे। मतलब जो अनुसंधान करता है, जिनको हमारे आंकड़ों की जरूरत है, वो अकेले हमारे गांव के डेटा का कलेक्शन नहीं कर पाएगा, हमारे गांव के आंकड़ों का कलेक्शन नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा बच्चों? वो 2-4 लोगों को क्या करेगा, पैसे दे करके जनगणना के लिए रख लेगा। तो उनके द्वारा जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा जो भेजे गए लोग हैं बेटा, उनको हम क्या कहेंगे? गणक कहेंगे। क्लियर है इतना? अनुसंधानकर्ता के द्वारा भेजे गए लोगों को क्या कहते हैं? गणक। जो हमसे क्या करते हैं? आंकड़े एकत्र करता है। क्लियर है? तीसरा व्यक्ति वो जो क्या करता है, सूचनाओं को देने का कार्य करता है। अब क्या हुआ बच्चों कि जैसे कि मान के चलिए मैं आपके पास आता हूं और आने के बाद बेटा मैं क्या करता हूं, आपसे पूछताछ करता हूं जनगणना के लिए। किसके लिए? जनगणना के लिए। अब आपसे पूछ रहा हूं तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्यूरेसी के साथ सही मायनों में जो भी चीजें हैं, जो भी डेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो चीजें आप मुझको बता रहे हैं। तो यहाँ पास सूचना प्रदान करता कौन हुआ? आप हुए, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मुझको सूचना दे रहे हो। क्लियर है इतना? सूचना कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। तो आप कौन हुए? सूचना प्रदान करता बेटा। क्लियर है इतना बच्चों? ओके। तो यहाँ पास आ जाते हैं प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में। ठीक है। तो प्राथमिक आंकड़े के बारे में मैं बता दूं बच्चों, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधान की क्रिया में प्रथम बार, किस क्रिया में? अनुसंधान की क्रिया में। अब ये अनुसंधान क्या है आपको पता है क्या? जिस उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं, आंकड़ों को कलेक्शन करते हैं, जहां पास से हमको आंकड़े मिलते हैं, उसको हम अनुसंधान कहते हैं बेटा। ठीक है। तो यही कहा गया कि वे आंकड़े जो अनुसंधान की क्रिया में प्रथम बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, वे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें होता यूं है प्राथमिक आंकड़ों में बच्चों कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं जाकर के क्या किया जाता है, पहली बार आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। जैसे कि आपके गांव में क्या हुआ, जनगणना हुआ। तो जनगणना करने के लिए क्या किया गया, एक अनुसंधानकर्ता आया। अब उस अनुसंधानकर्ता के द्वारा क्या किया जाएगा, आपसे डेटा कलेक्शन किया जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, पहली बार और नए सिरे से क्या किया, डेटा का कलेक्शन किया। क्लियर है इतना? तो प्राथमिक आंकड़े क्या होंगे, वे आंकड़े जो अनुसंधान की क्रिया में पहली बार क्या होते हैं, आरंभ से अंत तक एकत्रित किए जाते हैं। क्लियर है? क्या किए जाते हैं, अंत तक एकत्रित किए जाते हैं। कोई भी आंकड़ा हो, ठीक है, जो पहली बार आरंभ से अंत तक, मतलब फर्स्ट से लेकर अंत तक, ठीक है, एंड तक बोल सकते हैं, फर्स्ट टू एंड।
यहाँ तक जब आप डेटा का कलेक्शन करते हो बच्चों, तो ये जो आंकड़े होंगे कौन से आंकड़े होंगे? प्राथमिक आंकड़े। क्लियर है? ये जो आंकड़े होंगे वो मौलिक भी होंगे। तो ये मौलिक का अर्थ क्या होता है, समझ नहीं आया? तो मैं बता दूंगा इसको थोड़ी ही देर में, क्योंकि इसके बारे में और कुछ चर्चा करनी है हमको। ठीक है, तो इसके लिए एक उदाहरण भी है। ठीक है, कि एग्जाम्पल दिया गया है, प्रत्येक 10 वर्षों के बाद की जाने वाली जनगणना से प्राप्त आंकड़े सरकार के लिए क्या है? प्राथमिक आंकड़े हैं। जैसे कि हमारी सरकार क्या करती है बच्चों, हर 10 साल में, ठीक है, हमारी जो सरकार है, इंडिया की जो सरकार है, वो हर 10 साल में बच्चों क्या करती हैं? जनसंख्या जनगणना करती हैं। कौन सी जनगणना करती हैं? जनसंख्या जनगणना। मतलब उनको हर 10 साल में ये आंकड़े पता करने होते हैं कि हमारे ओवरऑल इंडिया में कितने लोग निवास करते हैं। क्लियर है? हमारे इंडिया में मैं बता दूं, लास्ट टाइम 2011 में जनगणना हुआ था। कब जनगणना किया गया था? 2011 में, जो कि 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक किया गया था। कब किया गया था? 9 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक बच्चों जनसंख्या जनगणना की गई थी, लास्ट टाइम 2011 में। क्लियर है? तो ये जो आंकड़े हैं वो सरकार के लिए क्या है? प्राथमिक आंकड़े हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उसको प्रथम बार क्या किए थे? एकत्रित किए थे। किनके द्वारा किया गया था? उनके द्वारा भेजे गए गणकों के द्वारा। किनके द्वारा किया गया था बेटा? उनके द्वारा भेजे गए गणकों के द्वारा। क्लियर है? अब सरकार तो ये नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी सरकार चला रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ आकर के क्या कर दें? जनसंख्या का जनगणना कर दें। ऐसा होगा क्या? नहीं। उनके द्वारा क्या किया जाएगा? लोगों को भेजा जाएगा कि आप जाओ इस क्षेत्र में और इस क्षेत्र की जनसंख्या का जनगणना करके हमको आंकड़े उपलब्ध करवाओ। यही होगा। ठीक है, तो वो जो आंकड़े होंगे वो सरकार के लिए कौन से आंकड़े होंगे? प्राथमिक आंकड़े। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? यहाँ पास बोला गया कि प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की 3 आधारभूत विधियां। कौन कौन सी विधि बताई गई? व्यक्तित्व साक्षात्कार। व्यक्तित्व साक्षात्कार का मतलब क्या समझते हो बच्चों? मतलब कि ये है कि जो अनुसंधान करता है बेटा, कौन? अनुसंधान करता। तो अनुसंधान करता क्या करता है? स्वयं लोगों से मिल करके क्या करता है? आंकड़े कलेक्शन करता है। क्या करता है? आंकड़े को एकत्र करता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? व्यक्तित्व साक्षात्कार कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यक्तित्व साक्षात्कार। क्लियर है? मतलब व्यक्तित्व साक्षात्कार के द्वारा हमने क्या किया? डेटा का कलेक्शन किया। नेक्स्ट बोला गया डाक के द्वारा सर्वेक्षण। डाक के द्वारा भी क्या किया जा सकता है? इसका सर्वेक्षण किया जा सकता है। किसका? प्राथमिक आंकड़ों का। क्लियर है? नेक्स्ट है टेलीफोन साक्षात्कार। पहले क्या होता था? पहले के जमाने में दूरभाष यंत्र जिसी को अभी बोलते हैं, ठीक है, जिसको अभी मोबाइल बोल देते हैं, पहले वो टेलीफोन होता था, है ना? वो लंबा सा तार खींचा रहता था उसमें, और तार को अगर निकाल दो बेटा तो वो चलेगा क्या? नहीं। उसको हमको क्या करना पड़ता था? वही खड़े खड़े भैया टेलीफोन बुथ से बातें करनी होती थी, जिनको भी जहां पास भी लगाना होता था। क्लियर है? तो यहाँ पास टेलीफोन से भी साक्षात्कार किया जाता है। नेक्स्ट है बेटा द्वितीयक आंकड़े। तो यहाँ पास जैसे कि हमने प्राथमिक आंकड़े समझे, प्राथमिक आंकड़े में होता क्या है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्रथम बार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, पहली बार। ठीक है, जब कोई आंकड़े पहली बार एकत्र किए जाते हैं तो उस आंकड़े को क्या कहते हैं? प्रथम आंकड़े या प्राथमिक आंकड़े। क्लियर? द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं? द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं बच्चों जो अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित न करके क्या किया जाता है? यहाँ पास बोला गया वे आंकड़े जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित न करके किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग करता है, उसी को हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, जैसे कि मान के चलिए मुझे स्कॉलरशिप देनी है आप 11th के टॉपर बच्चों को। ठीक है, क्या करने हैं? 11th के टॉपर बच्चों को क्या करनी है? स्कॉलरशिप देनी है, छात्रवृत्ति देनी है बेटा। अब मुझे क्या करना है? अगर मैं स्वयं आप लोगों से जाकर के मिलूं, छात्रों से जाकर के मिलूं और आपसे पूछूं कि आपके कक्षा का टॉपर कौन है, क्या पूछूं मैं? आपकी कक्षा का टॉपर कौन है? ये जानने के लिए मुझे क्या चाहिए?
मैं स्वयं आपके पास जाता हूँ क्योंकि मैं अनुसंधान करता हूँ, जो कि मुझे क्या करना है, आप लोगों को छात्रवृत्ति देने हैं। तो मैं क्या करूंगा, आपके पास जाऊंगा, आप छात्रों के पास, और छात्रों के पास जाकर के क्या करूंगा, आपसे आपके मार्क्स पूछूंगा। क्या पूछूंगा, आपके नंबर पूछूंगा। ठीक है, अब नंबर पूछने के बाद ही मुझे पता चलेगा कि आपके कक्षा में टॉपर बच्चे कौन है, यही होगा। तो ये तो प्राथमिक आंकड़े हो गए, क्योंकि मैंने आपके नंबर कलेक्ट किए। अनुसंधान करता स्वयं आप बच्चों के पास गए क्योंकि आप सूचना प्रदान करता हो, है ना, यही हुआ। और अगर मैं उसी की जगह बेटा आप लोगों की जगह न जा करके आपके कक्षा शिक्षक के पास जाता, किसके पास जाता, आपके कक्षा शिक्षक मतलब आपके क्लास टीचर के पास जाता। ठीक है, और मैं उनसे जाकर के पूछता कि आपकी कक्षा 11वीं में जो भी बच्चे अध्ययन करते हैं उनके मुझे क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, वो जो टॉप किए हुए हैं। अब क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे क्या करनी है, छात्रवृत्ति देनी है ना, मुझे क्या देनी है, आप लोगों को छात्रवृत्ति देनी है। तो यहाँ पास हुआ यू कि अब मैं आपके शिक्षक के पास गया, तो शिक्षक जो हैं वो क्या किए थे, आपके आंकड़ों को पहले से एकत्रित किए हुए थे, किए थे कि नहीं किए थे, आपके आंकड़ों को क्या कर लिए थे, पहले से एकत्रित कर लिए थे। अब उनके द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों को मैं क्या कर रहा हूं, उनसे मांग रहा हूं, क्योंकि मुझे जरूरत है, किस लिए जरूरत है, छात्रवृत्ति देने के लिए जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पास द्वितीयक आंकड़े का मतलब यही है कि जिसे अनुसंधान करता स्वयं एकत्रित न करके क्या करता है, अन्य अनुसंधानकर्ता के द्वारा एकत्रित आंकड़ों का प्रयोग करता है। मतलब आपके शिक्षक पहले अनुसंधान करता हुए और मैं जब उनसे क्या कर रहा हूं, फिर से उन आंकड़ों को मांग रहा हूं, उन आंकड़ों का प्रयोग करने के लिए, तो मैं द्वितीयक अनुसंधान करता हुआ, मतलब जो आंकड़े मेरे पास आएंगे वो क्या होंगे, द्वितीयक आंकड़े होंगे। बेटा कौन से आंकड़े होंगे, द्वितीयक आंकड़े होंगे। इतना क्लियर है, ओके। बोला गया, इसके लिए एग्जाम्पल भी बताया गया कि स्कूल परिणाम विश्लेषण से संबंधित आंकड़े एक वेबसाइट से प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया कि मैं खुद जाकर के आपके स्कूल में आपके शिक्षक से मिला और आपके आंकड़े प्राप्त किए, जो कि मुझे क्या करना था, स्कॉलरशिप देने थे। क्लियर है इतना, ओके। नेक्स्ट बोला गया, इसको द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने के कुछ स्रोत बताए गए। जैसे कि हमने प्राथमिक आंकड़ों को क्या करने हैं, एकत्रित करने के स्रोत देखे थे, विधियां देखी थी, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी बताए हैं। एक बताया गया प्रकाशित स्रोत, दूसरा है अप्रकाशित और अन्य स्रोत, वेबसाइट इत्यादि। इनसे आप क्या कर सकते हैं, द्वितीयक आंकड़ों को उपलब्ध कर सकते हो बच्चों, या इकट्ठा कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट है प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। ठीक है, अभी लिखना बंद कर दो बेटा, थोड़ी देर बाद लिख लेना, क्या दिक्कत है, ओके। ठीक, तो यहाँ पास प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों में आप लोग को अंतर देखना चाहिए कि आखिर प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। तो यहाँ पास बच्चों, जैसा कि प्राथमिक आंकड़े में होता क्या है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा स्वयं पहली बार जाकर के आंकड़ों को इकट्ठा किया जाता है ना। तो यहाँ पास देखते हैं कि प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने उद्देश्य के लिए, किसके उद्देश्य के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, किनके द्वारा इकट्ठा किया जाता है, अनुसंधानकर्ता के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पास बोला भी गया, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता के द्वारा अपने उद्देश्य के लिए सर्वप्रथम, कब किया जाता है, सर्वप्रथम पहली बार किया जाता है ना, स्वयं एकत्रित किए जाते हैं। मतलब आंकड़ों की मुझे जरूरत है तो मैं खुद जाकर के क्या करूंगा, डेटा का कलेक्शन करूंगा। क्लियर है। दूसरा बताया गया, दूसरा जो अंतर है, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पास बताया बेटा, मौलिक, मौलिक क्या होते हैं, आपसे पूछा भी है ना, आप लोग बता नहीं पाए, मैं बताता हूँ मौलिक का तात्पर्य क्या है। मौलिक का तात्पर्य है शुद्धता से। मौलिक का तात्पर्य क्या है, शुद्धता से। मतलब जो भी अगर मैं आंकड़े प्राप्त कर रहा हूं, जैसे कि मैंने आप लोगों के घर गए, आपके घर जाने के बाद आप लोगों से जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त की, जनगणना की आप लोगों के घरों में जाकर के। ठीक है, अब जो आंकड़े मुझे आप लोगों से उपलब्ध हो रहे हैं वो सही मायनों में 100% सही होंगे,
क्योंकि आप मुझे क्या कर रहे हो, बता रहे हो जो भी चीजें मैं आपसे पूछता चला जा रहा हूं, तो आप सही सही बताओगे, गलत तो नहीं बता दोगे, है ना। तो यहाँ पास जो मौलिक का तात्पर्य है शुद्धता से है, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ मुझे जो आंकड़े मिलने थे वो आप सूचना प्रदानकर्ता से मुझे प्राप्त हुए थे। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्या बोला गया, प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं मतलब शुद्ध होते हैं, ठीक, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं उनके मौलिक स्रोत से एकत्रित करता है, मतलब स्वयं जाकर के क्या करता है, आंकड़ों को एकत्र करने का कार्य करता है। नेक्स्ट बोला गया तीसरे पॉइंट पे, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में अधिक धन, समय और परिश्रम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता। अगर आप प्राथमिक आंकड़े क्या कर रहे हो बेटा, एकत्र कर रहे हो, तो आपको धन चाहिए, समय चाहिए और क्या चाहिए, परिश्रम। आपको करने होंगे परिश्रम, तभी तो आपको मिलेगा बेटा फल, ठीक है, मतलब आंकड़े, फल नहीं आंकड़े। क्लियर है। अब ठीक उसके विपरीत देख लेते हैं बेटा, यहाँ पास जो आपके पॉइंट नंबर 4 में दिया है वो एक उदाहरण है। कैसे उदाहरण, तो आइए देखते हैं। यदि अनुसंधानकर्ता 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों से पूछकर अर्थशास्त्र की अंक सूची बनाता है, जैसा कि मैंने आपसे पूछा है ना, स्कॉलरशिप देने के लिए, तो यहाँ पास बोला गया कि जो अनुसंधान करता है, मतलब मैं आपके पास गया था अनुसंधानकर्ता बन करके, आपसे अंक सूची के बारे में पूछा, अंकों के बारे में पूछा, तो यहाँ पास हुआ यू कि अंक सूची बनाता है तो इस स्तर या इस तरह से प्राप्त आंकड़े जो हैं प्राथमिक आंकड़े माने जाएंगे। मतलब मैंने आप लोगों से पूछा, सूचना प्रदानकर्ताओं से पूछा, ठीक है, लेकिन ठीक उसके विपरीत अगर मैं आपके टीचर से पूछता हूं तो वो तो द्वितीयक आंकड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही आपकी अंक सूची बना करके रखी है। क्लियर है। तो आइए देखते हैं द्वितीयक आंकड़े में, पहले प्राथमिक आंकड़े में देख लिए, अब द्वितीयक आंकड़ों में इससे अंतर स्पष्ट किस प्रकार से होता है देखते हैं। आखिर हमने प्राथमिक आंकड़े में अनुसंधानकर्ता स्वयं पहली बार जाकर के एकत्रित करते हैं आंकड़ों को, लेकिन द्वितीयक आंकड़े में क्या होता है, द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहले एकत्रित किए जा चुके हैं। मतलब आपके पास जो द्वितीयक आंकड़े होंगे, ठीक है बेटा, वो कौन से आंकड़े होंगे, जो पहले से एकत्रित किए हुए आंकड़े हैं वो आपको उपलब्ध होंगे। क्लियर है इतना। यहाँ पास बोला भी गया ना, ठीक, ये किसी दूसरे उद्देश्य के लिए किसी अन्य संस्था द्वारा संग्रहित किए हुए होते हैं। मतलब आपके टीचर के पास से मैंने क्या किए, आंकड़े आप लोगों के एकत्रित किए। क्यों एकत्रित किए, स्कॉलरशिप देने के लिए। क्लियर है इतना, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट क्या है, द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते। मतलब जो द्वितीयक आंकड़े होंगे वो क्या नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे। क्यों शुद्ध नहीं होंगे, क्योंकि हो यूं सकता है बच्चों कि जो आपके टीचर ने आपकी अंक सूची बनाई है उसमें कुछ फेरबदल भी किए होंगे। क्या किए होंगे, कुछ फेरबदल भी किए होंगे। हो सकता है किसी बच्चे का मार्क्स जो है 90% था, उसको क्या किए 91% कर दिए होंगे। हो सकता है किसी बच्चे का मार्क्स 80% था, उसको 78% कर दिए होंगे। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। तो यहाँ पास जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो मौलिक नहीं होते हैं, मतलब अशुद्ध होते हैं, ठीक है। और क्या बताया गया भाई, क्योंकि अनुसंधानकर्ता उन्हें अन्य व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के अभिलेखों से प्राप्त करता है। और ये जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं मौलिक इसलिए नहीं होते क्योंकि वो जो अनुसंधान करता है, जिनको आंकड़ों की जरूरत है बेटा, वो क्या करता है, दूसरे व्यक्तियों से जो क्या कर चुके हैं, पहले से आंकड़ों को एकत्र कर चुके हैं, उनसे प्राप्त करते हैं, या किसी अन्य संस्थाओं से वो आंकड़े को कलेक्शन करता है। क्लियर है, इसीलिए द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते। ठीक उसके विपरीत प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते थे। क्लियर है इतना बच्चों। नेक्स्ट क्या है, द्वितीयक आंकड़ों को एकत्रित करने में अपेक्षाकृत कम धन, कम समय और कम परिश्रम की आवश्यकता होती है। यहाँ पास जैसे कि प्राथमिक आंकड़े को एकत्र करने में क्या होता था कि भैया हमको धन की आवश्यकता होती थी, ज्यादा से ज्यादा समय की आवश्यकता होती थी, हमको परिश्रम की आवश्यकता होती थी, लेकिन उसके अपेक्षाकृत क्या होती है द्वितीयक आंकड़ों में बच्चों, कम धन, कम समय और कम परिश्रम की हमको आवश्यकता होती है। क्लियर है इतना बच्चों आप लोगों को भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला गया भैया, ये भी तो आपके उदाहरण है,
तो यहाँ पास बोला गया यदि अनुसंधानकर्ता कक्षा 11वीं के अध्यापक के माध्यम से, मैंने क्या कहा, आपके शिक्षक अध्यापक एक ही बात है बेटा, है ना। तो यहाँ पास अध्यापक से स्कूल के रिकॉर्ड जैसे अंक सूची या रिजल्ट रजिस्टर से जानकारी प्राप्त करें, कक्षा 11वीं की अर्थशास्त्र की अंक सूची बनाता है, तो ये जो आंकड़ा होगा वो कौन सा आंकड़ा कहलाएगा, द्वितीय आंकड़ा कहलाएगा। मतलब मैंने आपके कक्षा शिक्षक से क्या किया, आपकी अंक सूची के बारे में जाना, और उसी के माध्यम से मैंने क्या किया बेटा, आप लोगों के अर्थशास्त्र की अंक सूची बना डाली, है ना। तो अब मैंने जो आंकड़े एकत्र किए वो कौन से आंकड़े हो गए, द्वितीयक आंकड़े हो गए, क्योंकि मैंने पहले से एकत्रित किए हुए आंकड़ों की मदद से आप लोगों की अर्थशास्त्र बस की अंक सूची बनाई। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। अब ये प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या है, मतलब क्या होता है, जो भी अनुसंधान करता है बेटा, जो भी व्यक्ति जो है क्या करता है, डेटा का कलेक्शन करने वाला होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से जाकर के लोगों से मिलता है, आमने सामने मिलता है, और मिलने के बाद ही क्या करता है, डेटा का कलेक्शन करने का कार्य करता है। क्लियर है इतना। तो यहाँ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान से क्या तात्पर्य है, व्यक्ति स्वयं जाकर के आमने सामने होकर के, साक्षात्कार होकर के डेटा का कलेक्शन करने का कार्य करता है। ठीक है। यहाँ पास बोला भी गया, इसमें एक अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में, जैसे कि मुझे खमरिया का क्या चाहिए, जनसंख्या जनगणना चाहिए, तो खमरिया का जनसंख्या जनगणना चाहिए मुझे, तो मैं प्रत्यक्ष रूप से, मतलब मैं खुद जाकर के क्या करूंगा, हर एक घर में जाकर के क्या करूंगा, जनसंख्या संबंधित जनगणना करने का कार्य करूंगा। ठीक है, जिससे मुझे क्या प्राप्त हो, आंकड़े प्राप्त हो। कौन से गांव के भैया, खमरिया के। क्लियर है इतना। तो यहाँ पास ऐसा ही बोला गया कि अनुसंधान क्षेत्र, जैसे कि हमारा अब क्षेत्र आ गया, खमरिया हो गया। ठीक है, ये गांव है बेटा। यहाँ पास मैंने खमरिया में जाकर के क्या किए, सूचना प्रदान किए। किससे प्राप्त किए बेटा, सूचना देने वाले प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित किया भैया मैंने आंकड़े इकट्ठे करने के लिए आप लोगों से। क्लियर है, किनसे आंकड़े इकट्ठे किए, आप लोगों से, क्योंकि आप मुझे ही प्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हो, आंकड़े उपलब्ध करवा सकते हो। मैं आपसे ही सीधा संपर्क करूंगा। क्यों, क्योंकि आपके घर में कितने लोग हैं ये मुझे थोड़ी ना मालूम है। आपके घर में जाऊंगा, आपसे पूछूंगा, तभी तो मुझे मालूम होगा बेटा। ऐसा है, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, सही है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है कि इसके कुछ प्रमुख गुण भी हैं। किसके, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के बेटा। किसके प्रमुख गुण हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के। ठीक है, तो यहाँ पास मौलिकता, सबसे पहला गुण है क्या, मौलिकता। मतलब इस विधि के द्वारा जो भी आंकड़े आपके पास एकत्रित होते हैं बच्चों, किस विधि के द्वारा, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के द्वारा। ठीक है, तो इस अनुसंधान के द्वारा जो भी आपको आंकड़े उपलब्ध होते हैं, जैसे कि यहाँ पास मौलिकता का गुण बताया गया, तो इस विधि द्वारा संकलित आंकड़े मौलिक होते हैं, मतलब क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। क्लियर है इतना। नेक्स्ट बोला गया शुद्धता, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं आंकड़ों को क्या करता है, एकत्रित करता है। शुद्धता इसीलिए भी होती है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा क्या किया जाता है, स्वयं जाकर के आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है आंकड़ों का। क्लियर है इतना बेटा। नेक्स्ट क्या है, विश्वसनीय, मतलब इस विधि के द्वारा जो भी आंकड़े आप लोग क्या करते हो बेटा, इकट्ठा करते हो। क्या करते हो आप लोग, इकट्ठा। क्या इकट्ठा करते हो, आंकड़ों को। ठीक है, या जानकारी का जो भी हो। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो क्या होता है, विश्वास योग्य होता है, विश्वसनीय होता है। क्लियर है, विश्वसनीय का तात्पर्य होता है विश्वास करने योग्य। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्या है, लोचशील। नेक्स्ट क्या है, लोचशील। लोचशील के बारे में पहले जान लो, उसके बाद इसमें जो भी लिखा है उसके बारे में बताता हूँ। लोचशील से क्या तात्पर्य है, लचीलापन, ऐसा तो नहीं है, है ना। लोचशील से तात्पर्य है बच्चों कि जैसे कि मान के चलिए अनुसंधानकर्ता आपके पास गया है, ठीक है, अब कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछने वाला है
लेकिन हुआ यूं कि उनको ऐसा लगता है, अनुसंधानकर्ता को ऐसा लगता है कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर आपके पास है ही नहीं, मतलब उस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो अनुसंधानकर्ता क्या करता है, उस प्रश्न में फेरबदल करता है, उस जो पहले प्रश्न पूछने वाला था उसकी जगह बेटा वो दूसरा प्रश्न पूछ लेता है। क्लियर है? तो यहाँ लोचशील से क्या तात्पर्य है कि यहाँ फेरबदल हो सकते हैं, परिवर्तन हो सकते हैं, ये परिवर्तनशील है। क्लियर है इतना? यहाँ पास देखते हैं, यह विधि लोचशील होती है क्योंकि अनुसंधानकर्ता आवश्यकता अनुसार प्रश्नों को कम या ज्यादा कर सकता है। मतलब मुझे क्या करने थे, आपसे 5 प्रश्न पूछने थे, अब मैंने क्या किया, आपसे 2 ही प्रश्न पूछे। क्यों पूछे? क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि आप उस प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आपके पिताजी उसके प्रश्नों का उत्तर दे पाते, लेकिन आप बच्चे हो तो आप में उतनी क्षमता नहीं है कि उस प्रश्नों का उत्तर आप दे पाओ। ये मुझे लगता था, किनको? अनुसंधानकर्ता को। क्लियर है इतना? नेक्स्ट बोला गया कि इसके प्रमुख अवगुण भी हैं। बेटा जो भी चीजों को आप गुण देखो तो उसके अवगुण भी होंगे, है ना? क्या करते हो, किसी भी चीज का आपको लाभ होता है तो उसकी हानि भी होती है बेटा। किसी भी पक्ष, किसी भी चीज के 2 पहलू होते हैं बोलते हैं, है ना? क्या होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। जैसे कि सिक्के के 2 पहलू, ठीक उसी प्रकार से किसी भी चीजों के 2 पहलू होते हैं। जैसे कि हमने देखे गुण, तो अब देखते हैं अवगुण। क्लियर है इतना? तो यहाँ पास सीमित क्षेत्र, जो भी अनुसंधान के क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं? सीमित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? सीमित होते हैं। यहाँ पास बोला गया यह प्रणाली अनुसंधान की विस्तृत क्षेत्र के लिए अनुपयुक्त है। मतलब जो भी हम आंकड़े एकत्र करेंगे वो सीमित क्षेत्र में ही करेंगे, विस्तृत क्षेत्र के लिए ये क्या है? अनुपयुक्त है। मतलब अगर बेटा हमको पूरे भैया छत्तीसगढ़ का लेना है, क्या करना है? छत्तीसगढ़ का कलेक्शन करना है डेटा का, तो छत्तीसगढ़ के डेटा का कलेक्शन करने के लिए ये तो बहुत बड़ा बजट बन जाएगा बेटा, है ना? कि हमको हर एक गांव में जाना है और हर एक गांव में जाकर के क्या करना है? लोगों से मिलना है, लोगों से मिल करके क्या करना है? जनसंख्या जनगणना करनी है। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं? छोटा छोटा क्षेत्र डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एक अनुसंधान करता गया खमरिया में, एक अनुसंधान करता गया टिकारी में, एक अनुसंधान करता गया कुंडा में। क्लियर है? तो अनुसंधान करता मतलब हम गणकों को क्या कर देते हैं? विभाजित कर देते हैं कि 2 लोग या इस गांव में जाओगे, 4 लोग इस गांव में जाओगे, 8 लोग इस गांव में जाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पास बोला गया सीमित क्षेत्र, मतलब हम किसी सीमित क्षेत्र में ही क्या करते हैं? डेटा का कलेक्शन करते हैं। क्लियर है? व्यक्तिगत पक्षपात, इस विधि में बेटा अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात के कारण परिणाम के दोषपूर्ण होने का क्या बना रहता है? डर बना रहता है। अब यहाँ पास ध्यान देना एक चीज, मैं बोल रहा हूं व्यक्तिगत पक्षपात। अब व्यक्तिगत पक्षपात कैसे होगा? हो सकता है कि जो अनुसंधान करता है, जैसे कि मैं आप लोगों के पास क्या गया? अनुसंधानकर्ता बन करके गया। कौन बन करके गया बेटा? अनुसंधानकर्ता बन करके गया। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? आप लोगों से कुछ चीजें पूछ रहा हूं, ठीक है? तो आप क्या कर रहे हो? आप किसी चीज पर अडिग हो, कौन हो, फलाना हो, ठिकाना हो, ठीक है? वाद विवाद पे उतर गए। तो आपने क्या किया उस परिस्थिति में? आपने क्या किया? जो भी डेटा मुझे बताए वो गलत बता दिए। क्या कर दिए? जो भी डेटा मैंने आपसे पूछे उन डेटा को मुझे आपने गलत बता दिए। तो गलत बताने की परिस्थिति में होगा यूं कि जो यहाँ पर बोला गया कि इस विधि में अनुसंधानकर्ता के व्यक्तिगत पक्षपात मतलब वाद विवाद के कारण, ठीक है, परिणाम के दोषपूर्ण होने का डर बना रहता है। यदि आपसे मुझे क्या होता है? वाद विवाद हो जाता है, तो आपने जो डेटा मुझे दिए हैं वो गलत हो सकते हैं। क्लियर है? तो यही कहा गया कि भैया पक्षपात के कारण जो परिणाम होंगे वो क्या होंगे? दोषपूर्ण होंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्या है? अधिक खर्चीली। जो भी डेटा हम कलेक्शन करते हैं बच्चों वो खर्चीली होती है। कैसे? आइए जानते हैं। इस विधि में धन अधिक खर्च होते हैं
तथा मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है। अब यहाँ पास बोला गया कि जब आप आंकड़ों को एकत्र करने के लिए जाते हो किसी भी गांव में, तो वहां पास जाने के लिए आपके पास साधन का होना जरूरी है ना। जो आपको भेज रहे हैं वो आपको पैसे देंगे तभी आप जाओगे बेटा, अन्यथा जाओगे क्या? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि हमको प्रॉफिट ही नहीं है, तो हम क्यों जाएं, है ना। तो यहाँ पास बोला गया कि अधिक खर्चीली, तात्पर्य यही है बच्चों कि आप डेटा का कलेक्शन करते हो तो उसमें धन खर्चे होते हैं, समय लगता है, और क्या लगता है आपका परिश्रम। क्लियर है इतना बच्चों? ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को भी ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में कुछ और टॉपिक्स के साथ इसी अध्याय में। तो तब तक के लिए जय हिंद।